हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से प्रारंभ करें। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @SPC सेंटर से आप लोग जुड़ जाएं। देखिए, 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो परिणाम है वह आयोग के अनुसार नवंबर महीने में आने की पूरी संभावना है। तो स्वाभाविक है कि आयोग के द्वारा 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थी 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं उनके लिए यह उचित समय है कि इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाएं। इंटरव्यू की तैयारी पर भी अपना जो स्टडी स्लॉट है, स्टडी टाइम है, उसमें से कुछ समय इंटरव्यू की तैयारी पर दें, ताकि जो रिजल्ट आने के बाद पैनिक की स्थिति होती है और जो हड़बड़ी की स्थिति होती है उससे निपटा जा सके। ठीक है, तो सभी के मन में सवाल आ रहे होंगे कि आखिर इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम लोग किस प्रकार से तैयारी को प्रारंभ करें और कौन कौन से टॉपिक को हम लोग तैयार करें अभी से। ठीक है, तो देखिए, इंटरव्यू की जब आप तैयारी करेंगे या फिर चाहे आप रिजल्ट आने के बाद कई जगह आप मॉक इंटरव्यू भी देंगे, स्वाभाविक सी बात है कि जब रिजल्ट आ जाएगी मुख्य परीक्षा की तो उसके बाद न्यूनतम आपको 4 से 5 मॉक इंटरव्यू देना पड़ेगा। या मॉक इंटरव्यू देना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यू देंगे, जो इंटरव्यू बोर्ड होता है वहाँ पर उतना ही आप ज़्यादा फैमिलियर वहाँ पर प्रतीत होंगे। तो मॉक इंटरव्यू देने से हेजिटेशन की जो स्थिति है वह दूर होती है। नए नए सवालों को किस प्रकार से आपको फेस करना है, यह कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप होती है। ठीक है, तो 4-5 मॉक इंटरव्यू तो आपको रिजल्ट आने के बाद देना पड़ेगा और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी आप लोग तैयारी में जुट जाएं। कारण यह है कि जब रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट आने के बाद आपको मॉक इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, करंट अफेयर कंप्लीट करने पड़ेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, आपके एकेडमिक कैरियर से संबंधित जो कुछ भी प्रश्न है उसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो व्यस्तता की स्थिति वहां पर बन जाती है। तो पहले से अगर कुछ चीज़ों को आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे तो रिजल्ट आने के बाद आपके सामने वैसी दिक्कत की स्थिति नहीं होगी। तो 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उन सभी के लिए बेहतर समय है कि अपनी तैयारी में जुट जाएं। आप में से कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए होंगे, प्लस में 71वीं बीपीएससी में भी उनका अच्छा नंबर आ रहा होगा और वो 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो उनको तैयारी के बीच एक समन्वय बनाना पड़ेगा कि क्योंकि इंटरव्यू का भी एक काफी महत्वपूर्ण रोल होता है आपकी फाइनल सिलेक्शन में। और इंटरव्यू के लिए आपको पूरी तरीके से जब रिजल्ट आ जाएगा तो पूरी तरीके से जी जान आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए झोंक देना पड़ेगा। तो इंटरव्यू की तैयारी आप लोग करते रहें, प्लस में 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की भी आप लोग तैयारी करते रहें अच्छे तरीके से, क्योंकि 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा तैयारी के दौरान जो करंट अफेयर आप ये सब कवर करेंगे वो आपका एक तरह से इंटरव्यू के लिए भी आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए यह उचित समय है और आपकी अपनी जो भी तैयारी का स्लॉट है, जो भी आप मान लेते हैं कि 6, 7, 8 घंटे का आप स्टडी करते होंगे, तो उसमें से 2 घंटे का समय आप निकालिए कि इंटरव्यू की तैयारी पे आप फोकस करें। ठीक है, तो अभी से इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको किन चीजों पर फोकस करना है। कई सारे वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे वायरल हो रहे हैं कि हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा अंक दिए गए हैं, जीएस पेपर 2 में मैक्सिमम इतना गया है, जीएस पेपर 1 में मैक्सिमम इतना मार्क्स गया है। उन सभी चीज़ों से आप लोग दूरी बनाए रखें। कारण यह है कि ये सारे चीज़ें जो है वह आयोग का काम है, कितने मार्क्स गए होंगे, कितने नहीं गए, हाईएस्ट मार्क्स गए, क्या गए, उससे कोई हमारा अभी मतलब नहीं है। हमें अपना रिजल्ट से मतलब है। ठीक है, तो अगर आपने वहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस किया है, डीआई जो है लगभग हर किसी का गड़बड़ हुआ है 70वीं बीपीएससी में, अगर जिनका डीआई सही भी हुआ है तो इधर उनको करंट अफेयर और हिस्ट्री में कहीं ना कहीं उनको मैनेज करना पड़ा है। ठीक है, तो एवरेज अगर आपका एग्जामिनेशन 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा एवरेज अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, आपके अनुसार एवरेज जो है वह अच्छा गया है एग्जामिनेशन, तो आप लोग थोड़े बहुत समय जो है इंटरव्यू की तैयारी पे आप लोग जरूर लगाएं। ठीक है, अब किन किन चीजों पर आपको काम करना है। सबसे पहला है एकेडमिक बैकग्राउंड। एकेडमिक बैकग्राउंड का मतलब, चूंकि देखिए जब आप इंटरव्यू बोर्ड में वहां पर जाएंगे बीपीएससी के दौरान, तो बीपीएससी की इंटरव्यू की एक बड़ी खासियत यह होती है कि वहां पर आपकी पर्सनल जो चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें वहाँ पर पूछी नहीं जाती है। आपका नाम क्या है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं पूछी जाती है। यानी कि जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाता है। ठीक है, जब व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपसे जो स्टार्टिंग अगर आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड से सवाल भी पूछे जाते हैं तो आपसे ग्रेजुएशन लेवल के सवाल पूछे जाएंगे कि आपने ग्रेजुएशन कब किया है। ठीक है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है,
कब किया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। तो इसके पहले का जो 10th 12th ये सब जो होता है, आपका बर्थ प्लेस मतलब जन्म स्थान क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं पूछी जाती हैं, गोपनीयता को बनाए रखने के ख्याल से। ठीक है, तो एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा सा वर्क करिए। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, अगर किसी स्कॉलर के नाम पे आपका ग्रेजुएशन का कॉलेज है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए हमारा जो ग्रेजुएशन का कॉलेज है वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत श्री अरविंदो कॉलेज है। ठीक है, मालवीय नगर में आता है श्री अरविंदो कॉलेज। तो अरविंदो अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी है। तो जब आप बोलेंगे कि अरविंदो कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया है, तो सवाल पूछ सकते हैं कि महर्षि अरविंद की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रही है, महर्षि अरविंद के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके जीवन से किन सारी चीजों को आपको सीखने को मिला है। ठीक है, जैसे हमने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वह शिवाजी कॉलेज से किया है, पीजी ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज नॉर्थ कैंपस का। तो शिवाजी कॉलेज, तो शिवाजी भी अपने आप एक फेमस पर्सनालिटी है। शिवाजी का क्या रोल रहा है, अंग्रेजों से किस प्रकार उन्होंने लड़ाई लड़ी है। ठीक है, तो ऐसे अगर नाम आपके सम्मुख है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एएन कॉलेज पटना, अनुग्रह नारायण कॉलेज पटना। ठीक है, तो अनुग्रह नारायण के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग एकत्रित कर लें, कॉलेज के बारे में थोड़ा, नैक का कौन सा ग्रेड मिला हुआ है, कोई वहां से पास आउट स्टूडेंट जो काफी आगे जीवन में काफी तरक्की किए हैं, उनके दो चार का नाम एलुमिनाई, उनको याद कर लें। तो ये एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में आपको काम करना पड़ेगा। अक्सर जब मॉक इंटरव्यू आप देंगे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो मॉक इंटरव्यू में इससे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मॉक इंटरव्यू और बीपीएससी का रियल इंटरव्यू दोनों में काफी अंतर होता है, लेकिन रियल इंटरव्यू जब बीपीएससी का देंगे उससे पहले आपको मॉक इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपकी हेजिटेशन वगैरह की स्थिति दूर हो सके। तो एकेडमिक बैकग्राउंड पे ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। आगामी कुछ दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें कुछ ऐसे सवाल लिखे हुए रहेंगे जो अक्सर इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल की लिस्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यह हो गया एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में। दूसरा हो गया पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब हो गया आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सारे पर्सनालिटी के हिस्सा है। ठीक है, ये तो आपसे पूछा ही जा सकता है, इससे ये पता चलेगा आपकी वीकनेस स्ट्रॉन्ग। इन सारी चीज़ों से जो इंटरव्यू ले रहे होंगे, इंटरव्यू बोर्ड को यह जानकारी मिल पाएगी कि आप आने वाले समय में प्रशासन में अपनी किस प्रकार से भूमिका को निभा पाएंगे। अगर कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आपके समक्ष उत्पन्न हो जाएगी तो क्या आप उन चुनौतियों से निपटने में सक्षम है या नहीं, यानी कि आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है आपकी सिलेक्शन को निर्धारित करेगा। तो जब अपनी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पॉइंट आप तैयार करें तो इसको बारीकी से आप लोग ध्यान देंगे। सिविल सेवा में क्यों जाना चाहते हैं, फेमस सवाल है। ठीक है, आप बीपीएससी में उत्तीर्ण करके ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जो आप अन्य पद पर रहकर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी मान लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल जो है आपने फर्स्ट नंबर पे डिप्टी कलेक्टर एसडीएम रखा है, सेकंड नंबर पे आप डीवाईएसपी प्रेफरेंस जो है डीवाईएसपी आपने रखा है, तो एसडीएम का क्या कार्य है, एसडीएम की क्या रोल है, आप एसडीएम के रूप में किस प्रकार से काम करेंगे, पब्लिक पॉलिसी में इसकी क्या भूमिका है, पब्लिक पॉलिसी में अभी क्या चैलेंजेस चल रहे हैं। ठीक है, डिप्टी एसपी के बारे में चैलेंजेस कुछ आपसे वहां पर वैसे सवाल पूछे जा सकते हैं जो इमेजिनेशन पे आधारित हो कि आपको अगर यहाँ का डिप्टी एसपी बना दिया जाए, इस तरह की समस्याएं आ जाएंगी तो आप किस प्रकार से टैकल करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से अभी से थोड़ा बहुत चिंतन मनन के जरिए कंप्लीट करना पड़ेगा और अपनी पर्सनालिटी में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाइए। ठीक है, पॉजिटिविटी हमेशा माइंड के अंदर लाइए, वीकनेस स्ट्रेंथ जो है यह आपके, और हमेशा अक्सर ये सारे सवाल जो है वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष पूछे जाते हैं। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या रहा है, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है। ठीक है, आपका ऑनर्स पेपर का क्या नाम है, पीजी आपने किया है तो वो क्या है, ग्रेजुएशन के बाद से अभी तक आप क्या कर रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर आपका गैप हो गया 4-5 साल से ज़्यादा, तो यह सवाल अक्सर पूछा जाएगा कि ग्रेजुएशन आपने किया मान लेते हैं कि 2020 में, तो 2020 से लेकर 2025 तक आप क्या कर रहे हैं। तो कुछ जो भी आपकी मतलब आप एक्टिविटी कर रहे हैं उससे वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए पहले से आप प्रिपेयर रहेंगे तभी आप वहाँ पे बता पाएंगे, और रिजल्ट आने के बाद ये सब चीज़ तैयार करने का आपके पास समय नहीं बचेगा, काफ़ी पैनिक स्थिति रहेगी। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, देखिए आपको भले ही लग रहा होगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट अब क्वालिफाइंग हो गया तो इसका रोल कम गया है, लेकिन इंटरव्यू में अभी भी इसका वही रोल बरकरार है जो पहले रहता था। ठीक है, 68, 9 और 70वीं तो अभी हुआ नहीं है, 68वें और 69वें इंटरव्यू में आप देखेंगे तो अक्सर ऑप्शनल सब्जेक्ट से सवाल पूछे गए हैं, और
अच्छी खासी संख्या में सवाल पूछे गए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर सेक्शन से आपको सवाल पूछे जाएं। हो सकता है किसी एक ही सेक्शन पे सवाल करते करते आपके इंटरव्यू का समय समाप्त हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसे कैंडिडेट हो जिनको से हर सेक्शन से सवाल पूछ लिया जाए। तो किसी भी तरह की वहां पर स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या इंटरव्यू बोर्ड के उनका मन मिजाज कैसा है इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में हर एक चीज आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट वो आपका है, आप इच्छा के अनुसार उसे चूज करते हैं। तो जब इच्छा के अनुसार आप चूज करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आपकी गहरी पकड़ होती है। कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कोई और होगा, ऑनर्स पेपर, और ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई और होगा। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लें, थोड़ी थोड़ी जानकारी हर चीजों पर आपको रखना आवश्यक है। अगला करंट अफेयर का सेक्शन। करंट अफेयर के सेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ना प्रारंभ करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर के माध्यम से विभिन्न देश विदेश के अंतर्गत जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में आप अवेयर हो पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अभी लीजिए गाजा संकट का समस्या। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वॉर चल रहा है, उस वॉर से निपटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 20 सूत्री प्लान को पेश किया गया है। तो गाजा संकट क्या है, 20 सूत्री प्लान में कौन कौन सी चीजें समाहित है, हमास की उस पर क्या प्रतिक्रिया है, इजराइल की उस पर क्या प्रतिक्रिया है, भारत की उस पर क्या प्रतिक्रिया है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, इन सभी चीजों को आपको जानना पड़ेगा। जब आप गाजा संकट के इतिहास में जाएंगे तो पूरी इससे जुड़ी चीजों को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और यह तभी हो पाएगा जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर करंट अफेयर पे आपकी बारीकी नजर हो। ठीक है, वैसे टॉपिक प्रीवियस 6-7 महीने के अंतर्गत, एक साल के अंतर्गत काफी हाईलाइटेड जो टॉपिक रहा हो, वन नेशन वन इलेक्शन आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप मेंस दे रहे हो या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। गगनयान यह भी इंटरव्यू के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, अमेरिका टैरिफ वार भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत ने टैरिफ वार को किस प्रकार से नियंत्रित किया है, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ इस समय क्या संबंध हैं, और वैश्विक संतुलन की जो स्थिति है उसमें किस प्रकार से बदलाव आया है। टैरिफ वार काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ऐसे कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जब रिजल्ट आएगा तो मैं कुछ टॉपिक को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन इन सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको काफी अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे होंगे तो वे ये सारे टॉपिक से पहले से प्रिपेयर होंगे। ठीक है, लेकिन एक इंटरव्यू का सवाल अलग होगा और एक मेंस का सवाल अलग होगा। इंटरव्यू का जब सवाल होंगे वह एक व्यवहारिक पहलू पर आधारित होगा। ठीक है, कि व्यवहारिक रूप में हम इन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर व्यवहारिक रूप में कहां तक सफल हुआ, क्या इसके बाद कोई आतंकवादी घटना हमारे यहाँ नहीं घटी, जो व्यवहारिक घटना पहलू हैं उस पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो इंटरव्यू के ख्याल से इन सभी चीजों को आपको कवर करना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय टॉपिक हो या अंतरराष्ट्रीय आपको कंप्लीट करना है। अगला टॉपिक आएगा बिहार स्पेशल सेक्शन। बिहार स्पेशल सेक्शन तो काफी महत्वपूर्ण होगा जब आप बीपीएससी का इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे होंगे। ठीक है, बिहार स्पेशल सेक्शन में कई सारे ऐसे टॉपिक है, बिहार के सामने कई सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिससे निपटने के लिए आयोग की इच्छा होगी कि उससे निपटने के लिए आप बेहतर और एक इनोवेटिव आइडियाज को पेश करें। जैसे बाढ़ की समस्या से आप एक नवीन अधिकारी होने के नाते, आप एक तकनीकी के युग वाले अधिकारी होने के नाते आप एक इनोवेटिव आइडियाज को पेश करिए कि अगर आप कोसी क्षेत्र में बेल्ट में आपको एसडीएम बनाकर भेजा जाता है तो आप बाढ़ की समस्या से किस प्रकार निपटेंगे, वहां की जो लोगों की मेन समस्याएं हैं उनको, उन समस्याओं से लोगों को किस प्रकार से दूर रखेंगे, किस प्रकार से लोगों की समस्याएं दूर की जाएंगी। तो एक अधिकारी के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी, उस भूमिका पर आपको एक अच्छे से अपना रोल जो है वह तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाढ़ को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी देखेंगे कोसी बैराज में फिर बाढ़ की स्थिति वहां पे उत्पन्न हुई है। बिहार में पर्यटन से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर सवाल पूछे जाते हैं। हाल के दिनों में काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर वर्क हुए हैं, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, नक्सलवाद काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है।
यह इसीलिए इस बार के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आप देखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा 31 मार्च 2026 ईस्वी तक भारत को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य गृह मंत्री के द्वारा अमित शाह के द्वारा घोषित किया गया है। और बिहार में आप देखेंगे कि पहले नक्सल प्रभावित जिले की संख्या 18 थी, वह अब नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 6 हो गई है। तो नक्सलवाद की स्थिति बिहार में, व्यवहारिक स्थिति किस प्रकार से नक्सलवाद में गिरावट देखने को मिल रही है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिहार में उद्योग की स्थिति, सरकार के द्वारा कई सारे औद्योगिक विकास के कार्य किए गए हैं, ठीक है। भारत में एग्री वेस्ट इंडस्ट्री का क्या रोल है, इन सभी चीज़ों पर, इथेनॉल नीति, ये सब चीज़ें जो है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बिहार स्पेशल टॉपिक हो गए। अब आपको हॉबीज पे वर्क करना पड़ेगा। हॉबीज, देखिए कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू बोर्ड जो होते हैं स्टार्टिंग ही करते हैं हॉबीज से संबंधित सवाल से इंटरव्यू की शुरू करते हैं इंटरव्यू बोर्ड, ठीक है। तो चूंकि लगातार जो है वह आप देखेंगे कि इस बार 5000 के आसपास अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट करेंट अफेयर पूछते पूछते इंटरव्यू बोर्ड उब चुके होंगे। उनके पास जो एक नए डायमेंशन में प्रश्न पूछने का जो सवाल होगा वह हॉबीज होगा, क्योंकि हर अभ्यर्थियों का हॉबी जो होता है वह अलग अलग होता है। किसी अभ्यर्थी का हॉबी हो सकता है फिल्म देखना। जब आप फिल्म देखना हॉबी बताएंगे तो इससे जुड़ी हर चीज़ों को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। किस तरह की फिल्म देखना पसंद करते हैं, फेमस एक्टर आपका जो मतलब हाल ही में आपने कौन सी मूवी देखी है, फिल्म फेयर अवार्ड कौन सा है, फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जिससे दिया गया उसे आपने देखा नहीं देखा, ठीक है। हर एक चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेस, सबसे आपकी पसंदीदा फिल्म, इन सभी चीज़ों को करना पड़ेगा। इसी तरह किसी का सिंगिंग सॉन्ग हो सकता है, किसी का नॉवेल पढ़ना हो सकता है, किसी का सेल्फ स्टडी, किसी का डायरी लेखन, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर, किसी का प्लेइंग हो सकता है, क्रिकेट देखना किसी का हो सकता है, किसी का वॉलीबॉल खेलना हो सकता है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग हॉबी होता है और इसीलिए हॉबी से अक्सर कभी कभी शुरुआत इसीलिए करते हैं क्योंकि हॉबी में नए नए डायमेंशन में सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी वहाँ पर रहती है। तो हॉबी को कंप्लीट करना पड़ेगा। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि हॉबी से सवाल नहीं भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इसे कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। पॉजिटिव एंड निगेटिव डायमेंशन, अभी हमने बताया कि आपकी पर्सनालिटी के पॉजिटिव और निगेटिव डायमेंशन क्या हैं, यह आपकी सिलेक्शन को तय करेगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा। तो इसे आपको अच्छे से कर लेना पड़ेगा। आपकी फेमस पर्सनालिटी, अक्सर जो सवाल पूछे जाते हैं फेमस पर्सनालिटी में, अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वे महात्मा गांधी को बताते हैं। कारण यह है कि महात्मा गांधी के बारे में अगर कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे तो स्टूडेंट इसे आसानी से जवाब दे देंगे। लेकिन कुछ अलग टॉपिक आप लोग तैयार करिए। अब्दुल कलाम हो गए, विवेकानंद हो गए, ठीक है। कुछ अलग डायमेंशन में आपको तैयार करना पड़ेगा कि कोई फेवरेट टॉपिक या अन्य चीज़ें जो है उसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फेवरेट टॉपिक हो गया, फेवरेट पर्सनालिटी हो गया, ठीक है। कुछ और भी नॉवेल्स वगैरह एक दो थोड़ा सा पढ़ लीजिए इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले, ताकि एक आपकी जो बातचीत करने की क्षमता वगैरह है उसमें थोड़े अच्छे शब्दों का वहाँ पे चयन हो सके। तो इन सभी चीज़ों का आपको पहले से ही ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मोटी तौर पर इतने सारे टॉपिक को आपको अभी से शुरुआत करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि कुछ सवाल जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उन सारे सवाल की जो लिस्ट होगी उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि इंटरव्यू की तैयारी में आपकी सहूलियत हो। देखिए आप लोग अगर मेंस दिए हों, एवरेज भी परफॉर्मेंस आपका अच्छा गया है, तो इस बात का आप लोग कतई इंतजार नहीं करें कि रिजल्ट आने के बाद आप तैयारी में जुटेंगे, तब तक देर हो चुकी होगी। और अगर रिजल्ट आने के बाद आप तैयारी में जुटेंगे तो एवरेज आपके मार्क्स 70 आएंगे। और अगर अभी से थोड़ी बहुत चीज़ों को आप लोग कंप्लीट करते जाएंगे तो पूरी संभावना रहेगी कि 80+ आप परफॉर्मेंस कर सके इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष। और इसके लिए इन सभी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप लोग समय थोड़ा निकालिए, स्टडी का जो भी आपका टाइम स्लॉट है, अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो जॉब प्रोफाइल पे पूरी आपको एक जानकारी वहाँ पे इकट्ठा करना पड़ेगा और इन सभी चीज़ों को आपको धीरे धीरे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPSS सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।